हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम आप लोगों के साथ अभ्यास सेट जो है 10, एक यहाँ पर सॉरी से गलती से मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया है 4, लेकिन यहाँ पर क्या होगा 10। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो अगर अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो क्या निर्वात में, पानी में, हवा में या फिर कांच में? तो बात करें प्रकाश के वेग के सबसे अधिक, तो निर्वात में जो होता है वो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। उससे कम हवा में होता है, उससे भी कम पानी में और सबसे कम किस में होता है? तो ठोस यानी कांच में होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि दाब का मात्रक क्या पास्कल है, न्यूटन है, हर्ट्ज है या फिर केल्विन है? तो दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है, न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो बात करें जो लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस है, इसके रासायनिक नाम के, तो इसका रासायनिक नाम आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी क्या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो रतौंधी रोग की बात करें तो कौन सी विटामिन? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से जो होता है आपका स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स रोग होता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो बात करें पीतल के, तो यह क्या तांबा जस्ता, तांबा टीन, लोहा जस्ता या फिर सोना और चांदी का मिश्रण होता है? तो पीतल की बात करें तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण होता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो बात करें मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की, क्या 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 6 हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो पेड़ पौधे जो है रात में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, क्योंकि अंधेरे में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लोग ऑक्सीजन की अपेक्षा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सोडियम को किससे डुबोकर रखा जाता है? तो बात करें सोडियम को डुबोने की, तो क्या पानी में, मिट्टी के तेल में, शराब में या फिर दूध में? तो सोडियम के जो है वो मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन, विटामिन, प्रोटीन या फिर वसा? तो मधुमेह की बात करें यानी डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन सी परत करती है? ओजोन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर मीथेन? तो पराबैंगनी किरणों से जो है हमारे रक्षा ओजोन परत करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल था, सिद्धार्थ, वर्धमान या फिर देवदत्त? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बात करें गायत्री मंत्र की, क्या ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो गायत्री मंत्र को आपके ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है, यजुर्वेद में कर्मकांड और अथर्ववेद में जो है आयुर्विज्ञान का बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग था, बेंटिंग थे, हेस्टिंग या फिर माउंटबेटन? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन था? तो आपका विलियम बेंटिंग जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर या फिर नेहरू ने? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1915, 1920, 1930 या फिर 1942? तो बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1915 में गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर ईश्वरचंद्र विद्यासागर? तो बात करें ब्रह्म समाज के संस्थापक की, तो राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, औरंगजेब, शाह आलम या फिर बहादुर शाह प्रथम? तो भारत के जो अंतिम मुगल सम्राट थे वो कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो अंतिम मुगल सम्राट आपके जो है वो बहादुर शाह जफर थे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लोदी वंश के संस्थापक क्या? इब्राहिम लोदी था, बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी या फिर खिजर खान था? तो बात करें लोदी वंश के संस्थापक की, तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कमेंट करके बताइए। लोदी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोदी जो पानीपत के जो युद्ध था, सॉरी पानीपत के युद्ध में 1526 में वो मारा गया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? 1557 में, 1582 में, 1590 में या फिर 1560 में? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था? तो अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म को 1582 ईस्वी में शुरू किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन जो थे उनके समय फाहियान, हेनसांग, सिंह या फिर मेगस्थनीज आया था। तो बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो ह्वेन-सांग था। कौन था? ह्वेन-सांग जो है भारत आने वाला चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 9 दिसंबर 1946 को? तो भारत का संविधान जो है वो कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को जो है वह इसको स्वीकार कर लिया गया था। और लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था आज ही के दिन। तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? संसद है, न्यायपालिका है, राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री मंत्री हैं? तो जो मौलिक अधिकार है इसके संरक्षक की बात करें तो न्यायपालिका जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। कौन होता है? तो न्यायपालिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान के किस भाग में नगर पालिका का वर्णन है? नगर पालिका का वर्णन भाग 9 में, भाग 9A में, भाग 10 में या फिर भाग 11 में? तो नगर पालिका के वर्णन की बात करें तो कौन से भाग में किया गया है? तो नगर पालिका जो है इसकी वर्णन की जो है भाग 9A में जो है नगर पालिका का वर्णन किया गया है। किसमें? भाग 9A में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो शिक्षा के अधिकार की बात करें आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 25 या फिर आर्टिकल 30 में? शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 19 में जो है वो समानता का अधिकार का बात
स्वतंत्रता के अधिकार की बात आर्टिकल 19 में की गई। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, अमेरिका से, रूस से या फिर ब्रिटेन से? तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारत में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका से जो है वो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। रूस से बात करें पंचवर्षीय, ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता और जो है एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन थे, जाकिर हुसैन थे या फिर वीवी गिरी थे? तो बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार जो है निर्वाचित हुए थे लगातार राष्ट्रपति के पद पर। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 या फिर आर्टिकल 50 में? तो ग्राम पंचायत का जो है संगठन का जो है संगठन अनुच्छेद जो है 40 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 32 की बात करें तो संविधान का जो है क्या जो है एक सेकेंड आर्टिकल 32 सॉरी अभी याद नहीं आ रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर न्यायाधीश? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपने त्यागपत्र की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। और इसकी शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान के कितने प्रकार के आपातकाल हैं? संविधान में बात करें आपातकाल की तो क्या 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है? तो संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो संविधान में 3 है। एक है वित्तीय आपातकाल, एक है आपातकाल और एक है राष्ट्रपति शासन। बात करें वित्तीय आपातकाल तो आर्टिकल नंबर 360 के तहत और जो है राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और आपातकाल जो है वो किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत लगता है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के पहले कानून मंत्री नेहरू थे, पटेल थे या फिर BR अम्बेडकर थे या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे? तो बात करें भारत के पहले कानून मंत्री तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है या फिर सतपुड़ा है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश मालदीव है, वेटिकन सिटी है, मोनाको है या फिर श्रीलंका है? तो विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका वेटिकन जो सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी क्या गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए या फिर जूट के लिए? काली मिट्टी की बात करें तो कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी को रेगिंग मिट्टी भी कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शनि को, मंगल को, बृहस्पति को या फिर शुक्र को? तो पीला ग्रह की जो संज्ञा है वो कौन से ग्रह को दिया जाता है? तो पीले ग्रह की संज्ञा वो बृहस्पति ग्रह को दिया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या इंदिरा कॉल है, इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है या फिर की पृथ्वी है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल है। की बिंदु क्या है? तो की बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गुहारमती में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर लद्दाख में? तो जो नाथुला दर्रा है इसकी बात करें तो नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपके जो है सिक्किम राज्य में अवस्थित है। इसी के साथ आज के अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न हमारा है किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? दामोदर को, कोसी को, गंगा को या फिर गंडक को? बात करें
बिहार के शोक नदी को तो किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर वायुमंडल। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल, जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में जो है वायुयान उड़ते हैं, यहीं पर ही ओजोन परत अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती या फिर सिंधु नदी। तो सुंदरवन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो क्या गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या फिर बंगाल में। तो बात करें भारत में सबसे पहले सूर्योदय की, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है, और सूर्यास्त सबसे लास्ट में कहाँ पर होता है, तो गुजरात में होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है, हॉकी है, कुश्ती है या फिर कबड्डी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल आपका हॉकी है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यूपी के किस जिले में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है, मथुरा में, आगरा में, बरेली में या फिर कानपुर में। तो बात करें पशु चिकित्सा की, तो कौन से जिले में है, मथुरा में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, लकड़ी की नक्काशी, पीतल के लिए या फिर कांच के लिए। तो सहारनपुर जो है वो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ताला के लिए अलीगढ़, पीतल के लिए मुरादाबाद, कांच के लिए जो है वो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की कितने सीटें हैं, 31 है, 80 है, 403 है या फिर 100 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो 100 है। विधान परिषद जो है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में 100 सीटें हैं, और जो है सॉरी विधानसभा में 400 सीटें हैं। और वही बात करें उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों की, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटें 31 हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल या फिर मायावती थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल जो थी वो कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी प्रथम जो थी वो राज्यपाल थी, और प्रथम महिला राज्यपाल भी पूरे भारत की सरोजिनी नायडू जी ही थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सीएम थी सुचिता कृपलानी। वही बात करें मायावती सर्वाधिक बार सीएम रहे थे, यह एकमात्र दलित महिला थी जो सीएम बनी थी उत्तर प्रदेश की। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व कितना है, क्या 829 है, 912 है, 750 है या फिर 1000 है। तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, आप लोग कमेंट करिए। तो बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व 829 है, लिंगानुपात 912 है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है, आगरा में, वाराणसी में, मेरठ में या फिर लखनऊ में। तो बटेश्वर मेला की बात करें तो कहाँ पर लगता है, तो बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, आगरा में या फिर मथुरा में। तो नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके बुलंदशहर में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय एएमयू है, बीएचयू है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ओखला पश्चिम विहार कहाँ पर स्थित है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली या फिर कानपुर में। तो ओखला पश्चिम विहार आपके कहाँ पर अवस्थित है, गौतम बुद्ध नगर में हुआ। तो इसी के साथ आपका 50 प्रश्न पूरे हुए। अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि होमगार्ड का गठन किस युद्ध के बाद तेजी से हुआ था। जो होमगार्ड संगठन है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका गठन क्या 1962 भारत चीन के युद्ध के बाद, 1965 भारत पाक के युद्ध के बाद, 1971 के बाद या फिर 1999 के बाद। तो होमगार्ड संगठन की बात करें तो 1962 भारत चीन युद्ध के बाद होमगार्ड संगठन का जो गठन है वह तेजी से हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न हमारा है कि पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो पुलिस का सर्वोच्च पद क्या है? एसएसपी होता है, डी आईजी होता है, डीजीपी होता है, या फिर आईजी होता है। तो जो पुलिस का सर्वोच्च पद है वो कौन सा होता है? तो डीजीपी जो होते हैं वो पुलिस के सर्वोच्च पद होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ब्लैक कैट कमांडो किसे कहा जाता है? बीएसएफ को, एनएसजी को, आरएएफ को, सीआईएसएफ को। तो बात करें ब्लैक कैट कमांडो की, तो ब्लैक कैट कमांडो जो है वो किसको कहते हैं? तो एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1965, 1969 या फिर 1984 में। तो बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेट बैंकिंग में होने वाले अपराध को क्या कहते हैं? लूट कहते हैं, साइबर क्राइम, डकैती या फिर चोरी। तो इंटरनेट बैंकिंग में होने वाले अपराध को साइबर क्राइम कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सीबीआई का मुख्य कार्य क्या है? सीमा सुरक्षा, अपराध की जांच, दंगों पर नियंत्रण या फिर यातायात प्रबंधन। तो जो सीबीआई इसका मुख्य कार्य अपराध का जांच करना होता है। सीमा सुरक्षा जो है बीएसएफ का कार्य होता है। वही बात करें दंगों पर नियंत्रण जो है वह जो है सेंट्रल पुलिस और जो है स्टेट पुलिस का कार्य होता है। यातायात प्रबंधन जो है यातायात पुलिस का कार्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अग्नि शमन सेवा का हेल्पलाइन नंबर क्या 100 है, 101 है, 102 या फिर 108 है? तो बात करें अग्नि शमन सेवा के हेल्पलाइन नंबर की, तो इसका हेल्पलाइन नंबर 101 होता है। 100 जो है वो पुलिस का है। वही बात करें 108 तो एम्बुलेंस का है। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि यूपी में महिला पावर लाइन नंबर क्या है? 112 है, 1090 है, 181 या फिर 101 है? तो यूपी में महिला पावर नंबर जो है 1090 है। 112 जो है वर्तमान में यूपी पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है। 101 जो है वो फायर का है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? क्या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सेंट्रल रेलवे है, कॉमन है, फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का अरुण मिश्रा है, संजीव खन्ना है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है या इनमें से कोई नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष अरुण मिश्रा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1947, 1951, 1955 या फिर 1960 में? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? सांची स्तूप, लाल किला, मंगलयान या फिर हम्पी का? तो जो 500 रुपये का नोट है उस पर चित्र की बात करें तो किसका चित्र है? तो 500 रुपये के नोट पर जो है लाल किला का चित्र है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, यूपी, बिहार या फिर असम? तो बात करें भारत के सबसे बड़े रेशम उत्पादक राज्य की, तो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नीली क्रांति का संबंध मछली से, अनाज से, दालें से या फिर आलू से? तो नीली क्रांति का संबंध जो है मछली से है। वही बात करें दालों से, दाल यानी तिलहन से पीली क्रांति का संबंध है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि योजना आयोग के बदलकर नाम क्या रखा गया है? नीति आयोग, विकास आयोग, भारत आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो योजना आयोग का नाम बदलकर जो है वो नीति आयोग रख दिया गया है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, बिहार, यूपी या फिर पंजाब है? तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता जो केरल में है। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? तो बिहार की है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बजट
हमेशा किस सदन में पहले पेश होता है? तो बजट की बात करें सबसे पहले क्या लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या फिर कहीं पर भी नहीं होता है। तो बजट को सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो सबसे पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसकी मंजूरी दे दी जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में? तो बात करें विश्व बैंक के मुख्यालय की, तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। न्यूयॉर्क की बात करें तो जो WHO है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। उसके 6 अंग जो हैं उनमें से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जो है द हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? RBI करता है, नीति आयोग करता है, CSO करता है, फिर वित्त मंत्रालय करता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो इसका गणना CSO के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत की विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर सन 2016 को, 15 अगस्त सन 2014 को, 1 जनवरी सन 2017 को, 31 दिसंबर सन 2015 को। तो बात करें भारत में विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी जो है 8 नवंबर सन 2016 को हुआ था। इसमें क्या था कि प्रावधान था कि काला धन जो है उसको भारत में वापस लाया जाए, लेकिन वो उतने स्तर पर सफल नहीं रहा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है? क्या येन है, युआन है, टका है या फिर डॉलर है? तो चीन की मुद्रा की बात करें तो चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा आपकी युआन है। वही बात करें टका कहाँ की है? टका बांग्लादेश की है। डॉलर जो है अमेरिका के है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कंगारू किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो क्या ऑस्ट्रेलिया का है, न्यूजीलैंड का, कनाडा का या फिर भारत का? तो कंगारू की बात करें तो कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे? थाईलैंड को, भारत को, श्रीलंका को या फिर लाओस को कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों के देश की बात करें तो थाईलैंड को जो है वो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। किसको? तो जो थाईलैंड है इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। भारत की बात करें तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है इसको टाइगर स्टेट कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे गहरे महासागर क्या प्रशांत है, हिंद है, अटलांटिक है या फिर आर्कटिक महासागर है? तो विश्व का सबसे गहरे महासागर की बात करें तो विश्व का सबसे गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर का नाम जो है हिंदुस्तान के नाम पर एकमात्र ऐसा है महासागर है जो हिंदुस्तान के नीचे अवस्थित होने के कारण इसका हिंद महासागर नाम पड़ा है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा पुल है? क्या राम सेतु है, हावड़ा ब्रिज है, महात्मा गांधी या फिर पंबन है? तो बात करें भारत और श्रीलंका के बीच पुल की, तो भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु जो है वो एक पुल का कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि UN यानी संयुक्त राष्ट्र में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं, 10 हैं, 15 या फिर 20 हैं? यानी UN यानी संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की बात करें तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं और जो है 10 अस्थायी सदस्य UN यानी महासभा में संयुक्त राष्ट्र में होते हैं, जो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और जो स्थायी सदस्य हैं वो क्या होते हैं? वो हमेशा अपने वीटो पावर का भी यूज करके किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि यूक्रेन की राजधानी क्या कीव है, मॉस्को है, वार्सो है या फिर बर्लिन है? तो यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? 1947, 1971, 1965 या फिर 1975 में? तो बांग्लादेश के जन्म की बात करें तो बांग्लादेश का जो जन्म है वो 1971 में हुआ था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा है, एलिफ टावर है, कुतुब मीनार है या फिर शंघाई टावर है? तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा जो है
सऊदी अरब का है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिक्स में जो एस किस देश से संबंधित है। एस क्या दक्षिण अफ्रीका से, श्रीलंका से, स्पेन से या फिर स्विट्जरलैंड से। तो बात करें ब्रिक्स के जो एस है वो किस देश को संबोधित करता है। तो ब्रिक्स जो है दक्षिण अफ्रीका को यानी साउथ अफ्रीका को एस संबोधित करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, प्रिंट डाटा फाइल होता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें जो पीडीएफ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था। सिद्धार्थ था, परम था, अग्नि था या फिर त्रिशूल था। भारत के पहले कंप्यूटर की बात करें तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है वह सिद्धार्थ था। इसी के साथ अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, बिल गेट्स या फिर एलन मस्क। तो कंप्यूटर के जनक की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है ईमेल में जो @ का मतलब क्या। एक्ट होता है, एंड होता है, अबाउट होता है, फिर एड्रेस होता है। तो जो ईमेल है इसमें @ का मतलब क्या होता है। तो ईमेल में @ का मतलब एट होता है। क्या होता है, एट जो है @ का मतलब होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म की बात करें तो कौन सा है। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सभी सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि HTTP का फुल में जो पी का अर्थ क्या होता है। प्रोटोकॉल होता है, प्रोसेस होता है, प्रिंट होता है या फिर पेज होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म की बात करें तो HTTP जो है उसमें पी जो है इसका अर्थ की बात करें तो इसका क्या होता है। प्रोटोकॉल जो होता है इसका अर्थ होता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस फिनिश है, वाइड फाइबर है या फिर कोई नहीं है। तो वाईफाई का फुल फॉर्म की बात करें तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरलेस फिडेलिटी जो होता है वह वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में यूपीआई की शुरुआत कब हुई। 2014 में, 2016 में, 2018 में या फिर 2020 में। तो भारत में यूपीआई की शुरुआत की बात करें कब किया गया था। तो सन 2016 में भारत में यूपीआई की शुरुआत हो गई थी। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कौन सी है। रैम है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर सीडी है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है। रैम होती है, अस्थायी मेमोरी जो होती है और रोम होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंट्रोल V का प्रयोग किसके लिए होता है। कॉपी के लिए, पेस्ट के लिए, कट के लिए, फिर प्रिंटर के लिए। तो जो कंट्रोल V है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो इसका प्रयोग जो है पेस्ट के लिए होता है, कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, कट के लिए Ctrl+X होता है और बात करें प्रिंट के लिए तो Ctrl+P जो होता है वह प्रिंट करने के लिए होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष क्या। उपेंद्र द्विवेदी है, मनोज पांडे, अनिल चौहान है या फिर BR चौधरी है। तो भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो कौन है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। अनिल चौहान जो है CDS के प्रमुख हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 2024 की T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। भारत ने, दक्षिण अफ्रीका ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर इंग्लैंड ने। 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो किसने जीता था। तो भारत ने जीता था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी सरकार की सेफ सिटी परियोजना किसके लिए है। महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए या फिर इनमें से किसी के लिए नहीं। तो यूपी सरकार की जो है सेफ सिटी परियोजना किसके लिए बनाई गई है। तो महिलाओं के लिए बनाई गई है। वही बात करें छात्रों के लिए कौशल विकास योजना जो है वो और जो है
युवा उद्यमी योजना भी छात्रों के लिए ही शुरू किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व योग 2024 की थीम क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग थी, मानव के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2024 का जो योग था, योग दिवस था, उसमें थीम क्या थी योग की? तो योग के थीम की बात करें तो इसमें क्या थी? स्वयं और समाज के लिए योग था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म में, साहित्य में, खेल में, या फिर विज्ञान में? तो बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद जो है पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यूपी के वर्तमान गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में यूपी के गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री आपके स्वतंत्र कौन है? तो यूपी के वर्तमान गृह मंत्री आपके केशव प्रसाद मौर्य हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य, या फिर कोई नहीं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है वो नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने जो है वो रजत पदक जीता था। पेरिस में उन्होंने क्या जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं बात करें 2025 में उन्होंने कौन सा जीता था? तो 2025 में जो है कांस्य पदक जीता था। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश क्या जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, जस्टिस यू ललित है, या फिर कोई नहीं है। तो भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? तो भारत के वर्तमान न्यायाधीश कौन है? वर्तमान न्यायाधीश की बात करें तो क्या कौन से हैं वर्तमान न्यायाधीश? वर्तमान न्यायाधीश जो है भारत के वर्तमान में कौन है? भारत के वर्तमान न्यायाधीश क्या जस्टिस संजीव खन्ना है? नहीं। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है इस समय कौन बन गए हैं? तो वह सूर्यकांत जी बन गए हैं। किसके स्थान पर? तो संजीव खन्ना के स्थान पर। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांता सोमपुरा है, विमल पटेल है, सतीश गुजराल है, या फिर कोई नहीं है। तो राम मंदिर जो है अयोध्या का, इसके मुख्य वास्तुकार की बात करें तो कौन है? चंद्रकांता सोमपुरा जो है वो इसके मुख्य वास्तुकार हैं। आज के अंतिम प्रश्न पर पहुंचते हुए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत रत्न 2024 मरणोपरांत किसे दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर को, PV नरसिम्हा राव को, चौधरी सिंह के, उपरोक्त सभी को। तो भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। 2024 में इन तीनों को यानी कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, चौधरी सिंह चरण सिंह जी को क्या किया गया? मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त हुआ है। क्लास कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।